आप भी सोचते होंगे हर अगले दिन मैं दूसरे दिन आपके पास हाजिर हो जाता हूँ, लेकिन आज तो मैं ना अपनी मर्ज़ी से आया हूँ ना आपकी वजह से आया हूँ। आज तो मुझे बुलाया गया है। अभी कुछ देर पहले मेरे दोस्त टेलीविज़न पे तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा कि वो बिजली और तवानाई के वज़ीर ही नहीं आते। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया। मैंने कहा मैं तो अभी परसों बात करके आया हूँ, लेकिन अब उन्होंने फरमाइश की थी तो मैंने कहा मैं हाज़िर हो जाता हूँ, वरना वो समझेंगे कि न जाने क्यों आ नहीं रहे। तो आज तो मैं ख़ास अपने दोस्त जो हमारे PTI के वज़ीर रहे हैं उनकी फरमाइश पे, हमाद अज़हर साहब की फरमाइश पे आया हूँ, वरना तो मैं सोच रहा था कि अभी आपसे काफ़ी बातें हो गई। अब मैं रोज़ आके वही बातें आपको बताऊँ, चोरी चकारी की, गद्दारी की, म्यूटनी की, तो क्या अच्छा लगेगा। लेकिन बहरहाल मैंने सोचा कि आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ वो उन मसीहाओं की जिन्होंने मुल्क को बर्बाद किया। मुल्क को बनाने वाले तो बहुत से मसीहा होते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मुल्क को बर्बाद करने वाले अपने आप को मसीहा जानते हैं। आज कितनी अजीब बात है कि वो लोग जो तवानाई का सेक्टर रन करते रहे, उन्होंने आके क्या क्या बुलंदो बाला दावे किए। आपको याद होगा कि जब पिछली मर्तबा 2013 में जब हुकूमत आई थी PMLN की, तो आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग होती थी। हर घंटे के बाद 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे लोड शेडिंग हुआ करती थी। ये भी मैं आपको याद करवा दूं कि 2013 में जब हम आए तो चूल्हे नहीं जलते थे, मुल्क में गैस नहीं थी, और लोग एहतजाज कर रहे थे 2013 में, चूल्हे जला के सड़कों के ऊपर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारे पास खाना बनाने के लिए गैस नहीं। ना मुल्क में बिजली थी, ना मुल्क में गैस थी। तो वो 5 साल का अरसा जिसमें PMLN आपकी खिदमत में मामूर रही, उस अरसे में क्या हुआ? उस अरसे में 11,000 मेगावाट बिजली लगाई गई। 11,000 मेगावाट। इन्होंने 1 मेगावाट बिजली नहीं लगाई। आज दावे करते हैं महंगी बिजली और सस्ती बिजली के दावे करने वालों, ये मुल्क बंद पड़ा था। इस मुल्क की तमाम इंडस्ट्री बंद पड़ी थी। इस मुल्क की दुकानें जनरेटर्स के ऊपर चल रही थी रात को। हमने 11,000 मेगावाट बिजली लगाई और इस मुल्क से लोड शेडिंग को खत्म किया। और आपने आके क्या कहा? आपने 1 मेगावाट बिजली लगाई। आपने बस ये एक दावा किया कि ज्यादा बिजली लग गई। ये ज्यादा बिजली लग गई तो लोड शेडिंग क्यों हो रही है भाई? यानी 5 साल हमारे, 4 साल आपके, मुल्क की आबादी भी बढ़ती गई और हमारे दौर में तो 5-6% तक मुल्क तरक्की भी करता गया। तो क्या मुल्क को तवानाई की जरूरत नहीं थी? आप 4 साल जो चोर 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 का राग अलापते रहे, आपने इस मुल्क की खिदमत करने के लिए 1 मेगावाट बिजली लगाई। वही फीते जो नवाज शरीफ जिन प्रोजेक्ट्स को 90%, 80% बनाकर गए हुए थे, उन्हीं के फीते काटते रहे, उन्हीं के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी तख्तियां लगाते रहे। कभी बेनजीर इनकम प्रोग्राम जो पीपल्स पार्टी ने बनाया उसका नाम एहसास रख दिया, कभी हमारे हेल्थ केयर, प्राइम मिनिस्टर हेल्थ केयर प्रोग्राम नाम कुछ और बदल दिया, कभी वो जो नौजवानों का प्रोग्राम था उसका नाम वो कोई क्या नौजवान रख दिया, यानी कामयाब नौजवान। यानी कोई एक चीज आपने शुरू की, कोई एक ईंट आपने लगाई, सिर्फ पुरानी लगी हुई इमारतों के ऊपर तख्तियां बदलते रहे। हमने इस मुल्क में गैस का बहरान कम करने के लिए जब हम आए थे तो तकरीबन 2 बिलियन क्यूबिक फुट की हमारे पास कमी थी। जो काम 3 हुकूमतें नहीं कर सकी वो हमने 2 साल में किया।
और 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट के LNG की रीगैसिफिकेशन के कारखाने लगाए। कतर से कॉन्ट्रैक्ट किया, प्राइवेट सेक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया और यह कोशिश की कि इस मुल्क में जिस तरह बिजली का बहरान खत्म हो गया है, बिल्कुल उसी तरह गैस का बहरान खत्म हो जाए। आपने क्या किया? कोई एक रीगैसिफिकेशन का प्लांट लगाया आपने? कोई एक नई चीज आपने गैस के कोई सेक्टर के अंदर, एनर्जी के सेक्टर में की? बस वही पुरानी तख्तियां, पुरानी इमारतें, नई तख्तियां लगाते चले गए। अरे भाई, हमने तो 8-9 हजार किलोमीटर का रोड और मोटरवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया। आप कहां शुरू हो? जहां से चीन की सरहद है, और चलते चले जाएं, चलते चले जाएं गवादर तक, और हर जगह पे सड़कों का जाल बिछा दिया। और जहां जहां सड़क गई वहां पे हम लोगों के घर में, उनकी दहलीज पे नौकरियां लेकर गए। क्यों सड़कें बनाई? क्योंकि सड़कें बनाना जो है वो लेबर इंटेंसिव है। जब सड़क बनती है तो शहरों से आबादी नहीं जाती, जहां जहां से सड़क रेंग कर जा रही होती है वहीं के लोगों को नौकरी मिलती है। तो हमने तो ये हजारों किलोमीटर की मोटरवे, फार्म रोड्स और दूसरी सड़कें बना के लोगों के घरों की दहलीज के ऊपर हम लेकर गए नौकरियां। आपने क्या किया? हमने तो 30 से 40 बिलियन डॉलर की सीपैक की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करवाई। आपने कट्टे बांटे। किधर है वो कट्टे अंडे भाई? मुझे लगता है सैलाब में बह गए होंगे। जिस तरह आपकी वो एक आई थी बिलियन ट्री सुनामी, जिसके दरख्त नहीं मिलते, जिसमें जो ऑडिट होता है उसमें करप्शन निकलती है। जिस तरह दरख्त नहीं मिलते, उसी तरह कट्टे नहीं मिलते, उसी तरह मुर्गियां नहीं मिलती, उसी तरह अंडे नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता स्वाय आपकी इस लव कलामी के कि चोर चोर चोर। एक धेले का आपने काम नहीं किया। जब हम गए, इन्होंने आज ऐलान किया कि ये बड़ी महंगी बिजली लगा गए। जब ये भाइयों सारी महंगी बिजली लग गई हुई थी, सारी महंगी बिजली लग गई हुई थी 2018 में, तो उस वक्त बिजली पैदा करने की कीमत जो थी वो 10.6 रुपए थी। और इस हुकूमत ने, जिसने बिजली की कीमत कम करनी थी, जिसकी कोशिश सिर्फ ये थी कि 4 साल, हमने तो 5 साल में महंगी बिजली लगाई और बिजली की कीमत, पैदावारी कीमत 10 रुपए हो गई। इन्होंने 4 साल अनथक मेहनत की और बिजली की कीमत इन्होंने 15 रुपए 40 पैसे कर दी जाने से पहले। पैदावारी कीमत, टैरिफ नहीं, जो आपको बिल होता है वो नहीं, कारखाने में जो बिजली पैदा होती है, जो महंगे कारखाने लगे तो उसकी कीमत 10 रुपए थी। और जब सस्ता दौर इमरान खान का आया तो उसी बिजली की, महंगी बिजली जो लगी हुई थी, उसकी कीमत हो गई 15.5 रुपए, 15 रुपए। कैसे? जो टैरिफ जो आपको चार्ज होता था जब छोड़कर गए, बिजली का टैरिफ यानी बिजली जो आपको बिल आता था पर यूनिट, उसकी कीमत जो आपको चार्ज होती थी वो 14 रुपए, 14.5 रुपए थी महंगे दौर में। और सस्ते दौर में जब हम आए तो 23 से 24 रुपए थी। पैदावारी कीमत 10 से 15.5 रुपए हो गई। आपके बिल की पर यूनिट कीमत जो है वो 14.5 रुपए, 14 रुपए से बढ़ के 23-24 रुपए हो गई। यह सस्ता दौर था इमरान खान का, यह रियासत मदीना थी। और ये मसीहा आज यहां पर बैठकर सबको भाषण दे रहे हैं, महंगाई का भाषण दे रहे हैं। इस मुल्क का गर्दिशी कर्जा, सर्कुलर डेट, जब हम गए तो 1100 अरब था, जब हम वापस आए तो 2500 अरब था। हम तो छोड़ के गए, हम गुनाहगारों की रियासत, जिसमें 1100 था गर्दिशी कर्जा, और जब वापस आए रियासत मदीना में तो 2500 रुपए था गर्दिशी कर्जा।
ये थे मसीहा, जिन्होंने मुल्क को बनाया, उसको पनपने दिया, उसको आगे बढ़ाया, उसमें तरक्की की। बिजली के बिल की वसूली भी कम हो गई और चोरी भी बढ़ गई। यह थी 4 साल की कारकर्दगी। चले हमने बिजली लगा दी, अब आपके पीछे पास तो यही काम रह गया था ना कि आप चोरी कम करें और जो आप बिजली बेचते हैं उसको वसूल करें। चोरी बढ़ गई, वसूली कम हो गई, मगर ये आज भी मसीहा हैं। कमाल बात नहीं है ये। हम अभी कतर गए, आपके पास आए वापस, मैंने खुद आपके सामने ये बताया कि हम अब कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आए। अल्लाह का करम है, IMF का प्रोग्राम आ गया। जिस दिवालियापन की तरफ ये हमें लेकर जा रहे थे, जिसकी आखिरी अटेम्प्ट इन्होंने वो खत लिख के की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने IMF का प्रोग्राम जिस दिन मिलना था उससे एक दिन पहले खत लिखा, जिसकी वीडियो क्लिप्स आप देख चुके हैं, जिसमें इनके हमारे पुराने जो मईशत के वजीर हैं वो फोन करके कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना को कि तू ये खत लिख, और वो आगे से कह रहे हैं कि ये तो ब्लैकमेलिंग है, नहीं तो हमने तो वैसे भी इनको बर्बाद करना है। और वजीर खजाना पंजाब ने कहा कि आप रियासत को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे कहीं। तो जवाब दिया कि ऐसी रियासत को क्या करना है जहां पे हमारे खान के खिलाफ मुकदमात हो रहे हैं। हम तो कतर गए और $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स की कमिटमेंट लेकर आए। हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए, अमारात गए और $3 बिलियन की कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट्स की लेकर आए, जिनमें से इंशाल्लाह कुछ हफ्ते में आपको बताएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी जो रिफाइनरी है, पार्को की रिफाइनरी, उसमें उसकी अपग्रेडेशन के लिए 1.3 बिलियन की सिर्फ एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है। अल्लाह ने करम किया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें थोड़ी सी नॉड्स भी हैं, और हमारी पूरी टीम जो है इस वक्त गई हुई है, ये कोशिश कर रही है कि हम उन कमिटमेंट्स को आगे बढ़ाएं, जितनी तेजी से इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में ला सकते हैं लाएं। आपने क्या किया? जब $2 की गैस मिल रही थी तो नहीं ली, जब $4 की गैस मिल रही थी तो नहीं ली, जब $6 की गैस मिल रही थी, जब 8 की मिल रही थी, जब 12 की मिल रही थी, जब 14 की मिल रही थी, जब 20 की मिल रही थी, नहीं ली। हम जब इन मुमालिक जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, किसी एक मुल्क का नाम लिए बगैर उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं भाई आप लोग पिछले साल नवंबर दिसंबर में सोए हुए थे, पूरी दुनिया गैस खरीद रही थी, आपका क्या ख्याल था कि इस मर्तबा सर्दी नहीं आएगी? आपको यह मालूम नहीं था कि यूरोप पूरा गैस खरीद रहा है, तो आपने क्यों नहीं खरीदी? और यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं और आपसे पूछता हूं जिन्होंने मुझे यहां आने की दावत दी कि भाई क्यों नहीं खरीदी? हम तो दरबदर हो रहे हैं, आपने खुद कहा, लेकिन दरबदर अपने अवाम के लिए हो रहे हैं। हर जगह पे कोशिश कर रहे हैं कहीं से हमें गैस मिले, कहीं से हमें इन्वेस्टमेंट मिले। आप क्या कर रहे थे जब लोग आपकी मिन्नतें कर रहे थे कि $2 या $4 में LNG ले लो, तो आपने क्यों नहीं ली उस वक्त? हमने तो यह किया कि बिजली के मसाइल हल किए, गैस के मसाइल हल किए, मोटरवे बनाई, हाईवे बनाई, पोर्ट बनाया, सीपेक में इन्वेस्टमेंट करवाई। आपने क्या किया? सीपेक को बर्बाद किया। सिर्फ विक्टिमाइजेशन करने के लिए आपने पूरी दुनिया में ऐलान किया कि सीपेक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो फ्रंटमैन कंपनियां हैं, जिसके नतीजे में फिर चीनी सफीर ने लाहौर में चेंबर ऑफ कॉमर्स में कहा कि पाकिस्तान इज नो मोर आवर डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस, यानी हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम अपनी इज्जत खराब करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। हमने तो कतर से कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने क्या किया? उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे कि इनके अंदर करप्शन हुई है, तो फिर उन्हीं से दोबारा कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर लिया? आपने किसी को छोड़ा?
चीन पे इल्ज़ाम लगाया, कतर पे इल्ज़ाम लगाया, कभी अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, कभी कश्मीर की सालसी उसको दे दी। जिस मुल्क को आप ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है, पाकिस्तान के आइन को पामाल करता है, मेरे भाई उसी को कश्मीर की सालसी दे आए। फिर हो गई ना, फिर हो गई ना सालसी। तो ये आपकी मर्जी से हुई थी सालसी। और जब इतने इतने बड़े बयानात दे रहे थे अमेरिका में आप, और कह रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आ रहा हूं, तो तब ये साजिशी नहीं थे। सिर्फ अब है साजिशी। जब आपके हाथ से चला गया कश्मीर, तब कोई साजिश नहीं थी, सिर्फ आज है साजिश। और जब वक्त आया तो आपने कहा वो मोदी तो मेरी कॉल नहीं लेता, अमरीकी सदर आपको कॉल नहीं करता, मोदी आपकी कॉल नहीं लेता। आपकी क्या हैसियत, आपने इस मुल्क की क्या हैसियत कर दी? सिर्फ आपकी एक अना थी। ये अना ही आपके आड़े आई। इसी अना ने मुल्क की मईशत तबाह की, इसी अना ने मुल्क की खारजा पॉलिसी तबाह की, और यही अना आपकी बर्बादी का सबब बन रही है। मगर द फिश इज द लास्ट टू सी द वाटर। सिर्फ आपको नहीं दिख रहा कि आप क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ और अपने साथ, बाकी सबको दिख रहा है भाई, सबको नजर आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। अभी आपने कहा, जाने से पहले फरमा कर गए कि हम पकड़ते हैं। किसको पकड़ा है हमने? हां, अलबत्ता कानून पकड़ेगा। कानून पकड़ेगा उन लोगों को जो म्यूटनी पे या बगावत पे उकसाते हैं, पकड़ेगा। कानून पकड़ेगा उन लोगों को जो आधे पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं उनको कहें ये मुहिब्बे वतन नहीं है, या ये मेरिटोरियस नहीं है, या तकड़े नहीं हैं, उनको कानून पकड़ेगा। कानून पकड़ेगा उन लोगों को जो डेविड फेंटन को अपना रखेंगे लॉबिस्ट, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ साजिश करने के लिए अमेरिका में अपने एजेंट मुकर्रर करेंगे। कानून की जद में आएंगे तो कानून पकड़ेगा। कानून पकड़ेगा आपको अगर आप मलिक रियाज से 450 किनाल लेके उसको $250 मिलियन जो रियासत के स्टेट बैंक के अकाउंट में आने थे वो मलिक रियाज के अकाउंट में डालेंगे तो कानून आपको पकड़ेगा। अगर जिसको आप वो शाइनिंग स्टार कहते हैं, वो क्या नाम है, आरिफ नकवी साहब, उनसे 3 मिलियन पाउंड लेके उनको $1 अरब 250 अरब रुपए का फायदा पहुंचाएंगे तो भाई कानून पकड़ेगा। तो आप अल्लाह की पकड़ से भी डरें। जो कर रहे हैं उस पर गौर करें, जो आप मुल्क के साथ कर रहे हैं उस पर गौर करें। अल्लाह की पकड़ से भी डरें और अब कानून की पकड़ से भी डरें। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जैसे कि आपने बात की है कि गैस और बिजली के हवाले से 400 से ज़्यादा हो गया अभी तक जो है नए कनेक्शन के लिए खास की ज्वाइनिंग रेट ली जा रही है, और कुछ लोगों ने जो 2 साल से डिमांड नोटिस भी जमा करवाए हैं, अभी तक उनकी गैस नहीं लगी, अभी बैन लगा हुआ है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि ये बैन कब तक खत्म होगा? जी, ये बैन इमरान खान साहब जो हैं ये लगा कर गए थे, और साथ में एक कानून भी ओगरा से पास करवा कर गए थे, जिसके बाद ये कनेक्शंस देने जो हैं ज़रा मुश्किल हो गए। उसके अलावा जिस गैस की हमें ज़रूरत है देने के लिए, जो हम सस्ती गैस $2 $4 जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, या आज से 1-1.5 साल पहले पाकिस्तान में आके लोगों ने कहा कि आप हमसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट $4 में, $2 में, $5 में कर लें। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए होते तो आज हम इजाफी बिजली इसके गैस के कनेक्शंस दे सकते थे। हमारे अपने फील्ड्स जो हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा काम पिछले 4 साल में नहीं हुआ, तो उनके डिप्लीशन रेट बढ़ता चला जा रहा है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो बढ़ता चला जा रहा है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो गैस पैदा होती है उसका रेट कम होता चला जा रहा है।
तो हम कोशिश ये कर रहे हैं, अब नई पॉलिसीज़ ला रहे हैं कि पाकिस्तान की अपनी पैदावार, वेल से हमारे जो कुएँ हैं गैस के, वहाँ पे भी पैदावार बढ़े। और हमें इस वक्त तो सस्ती गैस नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा महंगी गैस है, मगर हम फिर भी तगोदौ कर रहे हैं कि अगर हमें कहीं से कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएं जो बहुत ज़्यादा महंगे ना हों, जो आवाम की कमर ना तोड़ें, तो हम थोड़ी सी गैस की जो अपनी इंपोर्ट है उसमें भी इजाफा करें। और उसके बाद फिर जब ज़रा हमारे पास इतनी गैस हो कि लोगों को दे पाएँ तो फिर उनके कनेक्शंस खोलें, वरना कनेक्शंस देने के बाद अगर हम गैस नहीं फराहम कर पाए तो उसका क्या फ़ायदा होगा। जी इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी बना दी है, कैबिनेट कमेटी, और एनर्जी को कहा है कि आप तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने सामने रखें और बहुत जल्द इस पर फैसला करें कि इसको अब आगे कैसे बढ़ाना। जबकि जब हम एक्शन की तरफ देखते हैं तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता। तो क्या मतलब समझा जाए कि क्या ये सियासी इल्जामात हैं, बयानात हैं? और दूसरा ये बताइएगा कि मौसम सरमा बिल्कुल सर पर है। हमने पहले भी LNG के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, स्पॉट का तो हमारे पास कोई भी नहीं आया अभी तक की। क्या सूरत हाल है? क्या कोई सर्दी में टमाटर को बड़ा बहरान तो पैदा नहीं हो जाएगा? देखें, पहली बात तो ये है कि जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आपको पता है कि मलिक रियाज वाला केस जो है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई केस आगे नहीं बढ़ रहा। जो इदारे हैं हम वो काम नहीं कर रहे। आपको अजीब इस वजह से लग रहा है कि जैसे पहले होता था कि वो मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब आ जाते थे और बैठ जाते थे और वो कागज़ आहिस्ता आहिस्ता TV पे चलाए जाते थे, फिर रात को लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता था, फिर 1-1.5 साल के बाद जब वो जेल काट चुकते थे या किसी की गाड़ी से हेरोइन निकल आती थी और जो वो मौत की काल कोठरी में से 1-1.5 साल गुजारने के बाद निकल आते थे तो फिर हाई कोर्ट का एक ज़मानत का फ़ैसला आता था कि आपने ये क्या किया। वो आप पढ़ें जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का जो ज़मानत का फ़ैसला है उसमें हाई कोर्ट ने क्या लिखा है। आप पढ़िए जो उन्होंने एहसन इकबाल साहब और अब्बासी साहब की ज़मानत की जो वो जजमेंट्स हैं उनमें देखें उन्होंने क्या कहा, और साफ लिखा कि नैब को इंतकामी कार्रवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में फ़र्क आपको ये दिख रहा है कि शायद उस तरह की हम कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे कि सुबह TV पे ऐलान किया, रात को जाके दीवारें तोड़ी और उठा के ले गए और 2-2 साल फांसी की काल कोठरी में रखा, ये नहीं हम कर रहे। तो कानून का जो तरीक़ाकार है उसमें जो भी वक्त लगेगा हम उसको नहीं पुश कर रहे। कानूनी इदारे जो हैं, चाहे वो FIA हो या दीगर इदारे हों, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर उनको वक्त चाहिए तो वक्त लें, और अगर किसी पे इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो उसे मत पकड़ें। सिर्फ पकड़ उसी को रहें जो TV पे आके बगावत पे उकसा रहा है। उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पे फर्दर तहकीक करनी थी, तो उन्हीं को पकड़ा है ना। पकड़ा उनको है जिन्होंने टेलीविज़न पे आके जवानों को और जूनियर अफसरान को कहा फौज के कि सीनियर अफसरान की बात ना माने, बगावत कर दें। तो उस पर तो कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो उन्हें पकड़ लिया। और बाकी भी जो लोग बोल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उनको पर केसेस बनेंगे, उनको कानून का सामना करना पड़ेगा जी। और ये जो एक मिथ बनाई जा रही है कि मैं पॉपुलर हूँ मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, तो अगर कोई ना पकड़ सके तो ये रियासत मदीना बनाना चाहते हैं आप, जहाँ पे जो पॉपुलर हो उसको कोई पकड़ ना सके। ये आपको पैगाम मिला था रियासत मदीना से। आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो एग्जाम्पल्स देते हैं वो ये हैं कि जो ताकतवर हो, जो पॉपुलर हो, उस पर कानून लागू ना हो, उसको कोई पकड़ ना सके। अगर कोई पकड़े तो आप कहें कि तू निकलेगा कैसे, तू जाएगा कैसे, और हम तो कोर्ट्स को नहीं छोड़ेंगे और हम तो इदारों को नहीं छोड़ेंगे, और ओए IG और तोए IG। ये थी रियासत मदीना। ये सवाल मैं आपके पास छोड़ देता हूँ। हमारे पास जो गैस है जी, वो पिछले साल जितनी हमारे पास गैस थी, इंशाल्लाह पिछले साल के मुकाबले में इस साल से ज़्यादा गैस होगी। तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि पिछले साल के मुकाबले में हमारे पास गैस कम होगी, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये नहीं थी। हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम सहूलत लोगों की ज़िंदगी में पैदा करें। और जैसे पिछली दफ़ा कुछ लोगों को हमें तंगी, सबको तंगी हुई, थोड़ी सी रैशनिंग हुई, कभी गैस का प्रेशर कम हो जाता था, तो अभी पिछले साल जितनी गैस का इंतज़ाम और प्लान, बल्कि उससे ज़्यादा तो हम कर चुके हैं। लेकिन जो सहूलत हम देना चाहते थे कि लोग जितनी मर्ज़ी गैस इस्तेमाल करें, दिन रात इस्तेमाल करें, उस सहूलत के लिए जो गैस चाहिए थी उसकी ख़रीदारी आज से 6 महीने पहले हो जानी चाहिए थी।
तो अब हम जब इंटरनेशनल मार्केट्स में जा रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया, टेंडर्स भी करते हैं, बायलैटरली भी कोशिश करते हैं, ट्रेडिंग कंपनीज को भी कॉल करते हैं, तो ये कुछ गैस मार्केट बहुत हीटेड अप है। दूसरा, जब क्योंकि इन्हसार ख़त्म कर दिया है गैस, रूसी गैस पे यूरोप ने, तो गैस जहाँ जहाँ से हम लेते थे या दीगर जो कम अमीर ममालिक हैं वो गैस लेते थे, वो तमाम गैस यूरोप ख़रीद चुका है। तो मुश्किलात हैं, मुश्किलात हमारे सामने हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी गैस पिछले साल सर्दियों में हमारे पास थी, उससे ज़्यादा का इंतज़ाम हम कर भी चुके हैं और प्लानिंग भी कर चुके हैं। ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि जो जिन लोगों ने बगावत पर घुसाया है उनको कानून पकड़ेगा, तो अभी तक हुकूमत ने इस हवाले से क्या पेशकश की है जिन लोगों को पकड़ा जा सके? ये बहुत ही फैसला से जो भी बयान हो रहे हैं कानूनी तौर पर कुछ देखा नहीं जा रहा जी। वो आपके सामने ही, वो जिनने आके टेलीविज़न पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो शहबाज गिल साहब को तो कानून ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो ऐसा तो नहीं है, जो लोग ब्लेटेंटली आके साफ और शफाफ अल्फाज में बैठ के जवानों को उकसा रहे हैं बगावत पे, उनको तो कानून हरकत में आ रहा है। और बाकी जहाँ पे तहकीक की ज़रूरत है वहाँ पे तहकीक की जा रही है। तहकीक करके, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें किस चीज़ की जल्दी है? हमने रात को पकड़ना है। जैसे जैसे कानून अपना रास्ता लेगा, उसकी जद में जो आता चला जाएगा, जिसने कानून शिकनी की होगी, आइन शिकनी की होगी, वो पकड़ा जाएगा। जिसने नहीं की है वो इन्वेस्टिगेट होगा, ज्वाइन करेगा, इन्वेस्टिगेशन छुट जाएगा। कोई ऐसी हमें मजबूरी नहीं है। अभी इसमें भी आप देखिए, ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है, कितनी मरतबा समन कर चुके हैं लोगों को, अभी भी उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो तरीके से इन्वेस्टिगेशन, इतने इतने बड़े ओहदों पे खैबर पख्तूनख्वा में लोग फाइज रहे हैं, उनको सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा रहा है, पकड़ने के लिए तो नहीं बुला रहे ना। उनको कह रहे हैं आप आएँ, अगर आपने किसी जाली अकाउंट से पैसे लिए हैं, वसूल किए हैं, चाहे वो 10 करोड़ रुपए हैं या 2 लाख रुपए हैं, भाई जवाब देना आके, ये कहाँ से पैसे आए, ये किसने लिए, आपने निकाले हैं इन अकाउंट्स में से पैसे। अभी आपको पता है कि एक अकाउंट में 78 अनडिक्लेयर्ड अकाउंट में 78 करोड़ रुपए निकले हैं, तो किसी को जवाब तो देना है ना। तो हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आइए, जिनके नाम उसके ऊपर जो सिग्नेटरीज हैं, जिनके नाम हैं, वो आके बताएं कि ये 78 करोड़ रुपए किसने भेजे, किसने लिए, किसने निकाले, कहाँ गए, इसका सोर्स क्या था, ये डिक्लेयर क्यों नहीं किए गए। बस इतने से सवालात हैं। जो जवाब दे देगा वो आराम से घर में रहेगा, और अगर किसी ने कुछ कानून शिकनी की होगी तो कानून हरकत में आएगा। लेकिन हमें ऐसी कोई जल्दी नहीं कि आज रात को पकड़ लो, दीवार फांगो या हेरोइन डाल दो। अगर वैसे नहीं पकड़ा जाता तो 13 किलो 20 किलो हेरोइन डाल के पकड़ लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जिस तरह जिक्र किया कि बिजली गुज़श्ता गवर्नमेंट ने उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी उसमें इंक्रीज की, ये चीज़ आपसे आपने इससे पहले जो आपने वजारती काफ़ी काम किया, लेकिन अभी भी आपको मालूम है कि मुल्क में बिजली के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। 1 महीने की फ्यूल एडजस्टमेंट 300 तक ख़त्म करने से आप भी समझते हैं कि उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आवाम काफ़ी कम है, 24-24 रुपये का यूनिट है एक। क्या कोई ऐसी अभी कोई है प्रपोजल पिछले साल जो यानी कि गुज़श्ता गवर्नमेंट ने ये किया था कि जो सर्दियों के 3 महीने थे, इसमें अगर आप पिछले साल के मुकाबले में बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते थे तो उसकी कॉस्ट जो थी वो आधी करती थी, जो अदा की थी, तो उस तरह की लाइन था कि लोग जो कि फेस्टिव पेमेंट से पैसा निकल रहा है, लोग ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है क्योंकि आप इसमें बहुत महारत रखते हैं, तो आपको पता है कि अगर बिजली की कीमत की रीबेसिंग कर दी जाती आज से 2.5 साल पहले तो फ्यूल एडजस्टमेंट इतनी बनती नहीं। फ्यूल एडजस्टमेंट तो बनती उस वक्त है जब आप रीबेसिंग नहीं करते, और 2020 में रीबेसिंग करनी थी जो पिछली हुकूमत ने नहीं की, जिसके नतीजे में आज ये फ्यूल एडजस्टमेंट जो है ये आपके सामने आ रही है। तो ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट आप कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं ले रही, ये असल में हुकूमत रिलीफ दे रही है, ये रिलीफ प्रोग्राम है। वरना जो बेस में उसमें रीबेसिंग में आना था वो फ्यूल एडजस्टमेंट में अब आता है और लोगों को बहुत चुभता है। साथ के साथ अगर रीबेसिंग करते जाते तो ये फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं होती, ये तो आपको मालूम है, मगर उन्होंने नहीं किए। दूसरी बात यह है कि जो आप टैरिफ रिजीम का जिक्र कर रहे हैं कि पिछले साल अगर किसी ने, ये पिछली हुकूमत टैरिफ बना कर गई थी कि अगर आप साल में किसी भी वक्त
एक दिन के लिए भी 300 यूनिट से ऊपर जाते हैं तो फिर आप 50 यूनिट भी इस्तेमाल करें या 100-150 भी इस्तेमाल करें, 50 तो प्रोटेक्टेड था मगर 100-150 अगर इस्तेमाल करें तो उस पर भी 300 यूनिट का ही रेट लगेगा। तो ये तो पिछली हुकूमत करके गई थी, आपको मालूम है, ये कानून बना गए हैं वो इस मुल्क का। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा वक्त लगेगा। हमारे पास थोड़ी सी स्पेस भी कम है इस वक्त। हम कोशिश कर रहे हैं कि मईशत को स्टेबलाइज़ कर लें। जैसे जैसे मईशत स्टेबलाइज होती जाएगी, इस कम स्पेस होने के बावजूद आपने देखा है कि जब सैलाब आया है तो 70-80 अरब रुपए का तो अभी कल परसों काबीना के अंदर इजाफी पैकेज जो है वो पास किया गया, और इस तरह के पैकेजेस रोज़ पास किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ख़ुद जो है वो सैलाब के इलाकों में जा रहे हैं और वहाँ पे खड़े होकर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के दुख दर्द में कुछ वहाँ पे खड़े होकर ख़ुद सुपरवाइज़ कर सकें। और हमारी 6-6 घंटे 4-4 घंटे रोज़ मीटिंग्स होती हैं जिसकी सदारत वज़ीर आज़म करते हैं, जिसमें हमारे जो डिज़ास्टर रिलीफ प्रोग्राम के की ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ भी आती हैं, और वो इस लेवल पे कॉन्वर्सेशन हो रही होती है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने टेंट गए, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी अदविया के पैकेजेस गए हैं। तो जब इस लेवल की इन्वेस्टिगेशन या इस लेवल की सुपरविजन फराहम की जा रही हो तो जो हो रहा है मुल्क में उसका मुदावा तो नहीं किया जा सकता, मगर किसी हद तक जितनी सख्त है, जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी हद तक कोशिश पूरी की जा रही है कि रिलीफ जितनी पाकिस्तान के अंदर स्पेस है उसमें रिलीफ दिया जाए, और रिलीफ देने की पूरी कोशिश की जा रही है। सर, दो सवाल हैं छोटे छोटे। पहला सवाल ये है कि 2021 में जब LNG के लिए टेंडर दिए गए तीन दफ़ा, सितंबर, जुलाई और अक्टूबर के लिए, वो 3 दफ़ा जब ज़्यादा वाली दी गई उसके कॉन्ट्रैक्ट को मनसूख करके कम कर, फिर ज़्यादा वाली जो दिए गए 10 अरब 27 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ, उसको इन्वेस्टिगेट करवाने के जानबूझ के टेक्निकल जवाब मिली। अच्छा, ये मुझे अगर आप थोड़ी सी तफसीलात दे दें, मैं इसका पहले जवाब दे दूं फिर आपका दूसरा सवाल ले लेता हूँ, तो मैं ज़रूर इसको खुद इन्वेस्टिगेट करवा लूँगा। मेरे पास ये तमाम तफसीलात नहीं है आई हैं अभी तक, तो आप ज़रा इसके बाद प्रेस टॉक के बाद काइंडली मुझे ये थोड़ी सी तफसील दे दीजिएगा, तो मैं इस पर काम करके फिर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में या 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद जो भी नतीजा निकलेगा आपके सामने पेश करूँ। सवाल ये है कि LNG जो इस वक्त कतर के पास थी, वो जब रेट गिरे थे उस वक्त यूरोप और अमेरिका ने 4-4 साल के लिए एडवांस कॉन्ट्रैक्ट कर ली, पूरी मांगे उन्होंने ले ली। तो आप नहीं समझते कि इस तरह सर्दी में आपने कहा कि किसान के मुकाबले में कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम नहीं है? बहुत प्रॉब्लम हो रही है जी। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मैं किसी मुल्क का नाम लेना तो मायूब है, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमें कहा यही जाता है कि आप पिछले साल सो रहे थे, आपको क्या नहीं पता था कि इस साल फिर सर्दी आनी है। लेकिन लगता है ऐसे है कि जिन लोगों को ये ख़रीदनी थी उनको गालिबन ये अंदिया, या उनको शायद इशारा था या उनको अंदाज़ा था कि अगले साल तक वो सर्वाइव ना कर सकें। तो जिन चीज़ों को हम बारूदी सुरंगें कहते हैं कि जाने से कुछ देर पहले जब आपका ख़जाना खाली हो गया है और आप दिवालिया होने वाले हैं, तो आप जाने से पहले वो काम करके जाएं जिसके बाद कोई इम्कान ना रहे दिवालिया ना होने का। चाहे वो पेट्रोल की सब्सिडी है या 6 महीने के लिए उसकी कीमत फ़िक्स कर देना इंटरनेशनल मार्केट से 10 रुपये कम, और उसका किसी जगह पे बजट नहीं था। आज भी इन्होंने नहीं कहा कि बजट में किस जगह पे इन्होंने, अगर आप कोई ऐलान करते हैं तो उसको बजट कर लेते हैं ना। अब हमने अगर सैलाबज़दागान की मदद करनी है तो मुख्तलिफ पैकेजेस आ रहे हैं। परसों जो पैकेज पास हुआ है वो गालिबन 70 अरब का था, मैं हो सकता है नंबर आगे पीछे थोड़े होते हों, 70। तो हम तो आपको बता रहे हैं कि हमने बजट की इस मद में से इतने पैसे निकाल के यहाँ खर्च किए। अगर आपको लोगों को, मुल्क को बर्बाद नहीं करना था, लोगों को रिलीफ देना था, तो बताना था ना कि आप किस मद में से काट के इसके पैसे देंगे। 110 अरब से 120 अरब रुपए का टीका पाकिस्तान को जो लगाया, उसके लिए कोई बजट नहीं था। 6 महीने में वो 700-800 अरब का टीका बनता है, मगर कोई उसके लिए बजट नहीं किया गया। तो ये तमाम चीज़ें ऐसा लगता है, देखने में ऐसा लगता है कि कोई जाने से पहले बारूदी सुरंगें लगा रहा था। सर, एक सवाल, तो आप हमारे नज़र में आपको चैलेंज कर रहे हैं, तो आप उनके साथ मुनाजरा क्यों नहीं करते? मैं आपके साथ जो हाजिर हो जाता हूँ आपके सवालात का जवाब देने, अब मैं को मुनाजरे करने आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊँगा, लेकिन ये मुनाजरा क्या करना है किसी से। लेकिन जब आप वो आएंगे वो तशरीफ़ लाएँ। वैसे हमाद साहब को मैं जानता हूँ, हमाद साहब अच्छे आदमी हैं, कुछ अब सख्त बातें कर रहे हैं,
लेकिन मैंने तो आते ही ये कहा कि मैं अपने दोस्त की फरमाइश पे आया हूँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर नहीं आ रहे तो मैं हाजिर हो गया हूँ। आखिरी सवाल चाचा के पास साहब। सर आपने बड़ी सरल तरीके से बताया नाम के बारे में कि ये बात के बहुत को बताया, अदालतों को क्या बताया, ठीक नहीं है। यहाँ इसका कानून है तो उस कानून के तहत रियासत क्यों ऐसी कमजोरी दिखाई कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाए, तो उसकी कोई खास वजह है, जबकि गरीब आदमी या दूसरे के लिए ये कानून का दौरा में आ रहा है, इसका कोई ये नहीं, ये आपका अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में हम इस वक्त उस पर, मैंने इसी वजह से आपको कहा कि हर चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और कानूनी इदारों के साथ इंटरफेयर नहीं किया जा रहा जैसे कि पहले किया जाता था। ये नहीं किया जा रहा कि आज चुक लो जी रात में, ये नहीं किया जा रहा। तो वो जो इदारे अपना काम कर रहे हैं, जैसे ही वो अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके कोई केस फाइल करेंगे तो जो जो उसकी जद में आएगा उसे उठा लिया जाएगा। तो फिर ऐ ना कहना कि क्यों फड़े, ऐ ना हो कि मैं इत्थे आवां और फिर तुसीं मैनूं कहो कि तुसीं कीता सियासी लीडर ने फड़ ले